नमस्कार, स्वागत है आपका सोशल मीडिया स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। शुरुआत करेंगे राजधानी दिल्ली से। आम आदमी पार्टी के विधायक के बेटे की हेकड़ी पुलिस ने उतार दी। पुलिस ने चेकिंग के दौरान बहस होने पर आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह के बेटे की बाइक जब्त कर ली और 20,000 जुर्माना लगाया है। पुलिस टीम ओखला इलाके में गुरुवार रात रिपब्लिक डे के चलते चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान दो युवक मॉडिफाइड साइलेंसर वाली बाइक लेकर सड़कों पर निकल पड़े। पुलिस ने रोका और साइलेंसर को मोटर व्हीकल एक्ट का हवाला देते हुए गैर कानूनी बताया। इसके बाद युवक ने कहा कि उसके पिता विधायक हैं। पुलिस और लड़के के बीच बहस हुई। पुलिस अफसर ने भी लड़के के पिता से मोबाइल पर बात की और कहा कि मैं बाइक का चालान कर रहा हूं और ये कह रहे हैं कि पापा विधायक है। पुलिस ने मोटर व्हीकल एक्ट की कई धाराओं के तहत चालान काटा और बाइक जब्त कर ली। लड़के ने अपना पहचान पत्र नहीं दिखाया और बिना नाम बताए वहां से चला गया। तो दिल्ली से ये खबर सामने आई है। आप विधायक के बेटे ने धौंस दिखाई तो पुलिस ने 20,000 का चालान कर दिया। तो वहीं वक्फ संशोधन विधेयक पर जेपीसी की बैठक में एक बार फिर हंगामा हो गया। बैठक शुरू होते ही हंगामा होने लगा। विपक्षी सदस्यों ने आरोप लगाया कि उन्हें ड्राफ्ट में प्रस्तावित बदलावों पर रिसर्च के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया जाता रहा। समिति कश्मीर के धार्मिक प्रमुख मीरवाइज उमर फारूक के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल के विचार सुन रही है। मीरवाइज को बुलाने से पहले समिति के सदस्यों में बहस हो गई। बहस और हंगामे के चलते बैठक कुछ देर के लिए रोकनी पड़ी। विपक्षी नेताओं ने आरोप लगाया कि बीजेपी दिल्ली चुनावों के कारण ध्यान में रखते हुए वक्फ संशोधन विधेयक पर रिपोर्ट को संसद में जल्दी पेश करने पर जोर दे रही है। इसके बाद टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी और कांग्रेस सदस्य नसीर हुसैन उठकर बाहर चले गए। समिति ने 10 विपक्षी सांसदों को एक दिन के लिए सस्पेंड कर दिया है। तो दिल्ली में वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी की बैठक में हंगामा हुआ। 10 विपक्षी सांसदों को एक दिन के लिए सस्पेंड कर दिया हंगामा करने पर। तो वक्फ संशोधन बिल को लेकर जेपीसी का गठन किया गया है। इस समिति में तमाम विपक्षी नेता, सत्ता पक्ष के नेता मौजूद रहे। इसमें मीरवाइज को सुना जा रहा था संशोधन बिल को लेकर, लेकिन उसी संबोधन में बहस हुई, हंगामा हुआ और इसी के चलते 10 सांसदों को समिति ने एक दिन के लिए सस्पेंड कर दिया। टीएमसी सांसदों ने सरकार को घेरा, कहा तमाशा बन गई है जेपीसी। बीजेपी पर दिल्ली चुनाव को देखते हुए रिपोर्ट जल्दी पेश करने का आरोप भी लगाया। चलिए अब बात करेंगे मध्य प्रदेश में आज हुई महत्वपूर्ण कैबिनेट की बैठक की, जो आज महेश्वर में आयोजित की गई। देवी अहिल्याबाई की 300वीं जयंती के उपलक्ष्य में ये बैठक समर्पित उनको की गई। खरगोन के महेश्वर में इस बार की मीटिंग सीएम डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई। सीएम ने महेश्वर में अहिल्या घाट पर नर्मदा की आरती की। पूरी कैबिनेट वहां पर मौजूद रही, पूजन अर्चन किया। इसके बाद बैठक की शुरुआत हुई। बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इसमें सबसे बड़ा निर्णय रहा शराबबंदी का, जिस पर मोहन कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। सीएम ने कहा सबसे पहले 17 धार्मिक नगरों में शराबबंदी का निर्णय लिया। खास बात यह है कि दुकान कहीं शिफ्ट नहीं करेंगे, बंद मतलब बंद होगी। सामाजिक समरसता की भावना को देखते हुए अंबेडकर विश्वविद्यालय महू को राशि दी जाएगी। बाबा साहेब की जन्मस्थली है महू। सीएम ने कहा अंबेडकर जी की शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा योगदान रहा है। इसी के साथ महिला सशक्तिकरण को लेकर कल्याणी बहनों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रति विवाह 2 लाख की राशि पर विचार हुआ। इसी के साथ किसान जो अस्थायी विद्युत पंप के लिए निर्भर रहते हैं, 2 लाख किसानों को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। 30 लाख स्थायी कनेक्शन धारकों के लिए भी आगे पॉलिसी बनाई जाएगी। भोपाल के लिए एक और नया ब्रिज बनाने के लिए कैबिनेट ने
मंजूरी दे दी है। तो महेश्वर में आज हुई कैबिनेट की बैठक में बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले हुए हैं और सबसे बड़ा फैसला धार्मिक शहरों में शराबबंदी को लेकर रहा। आपको बता रहे किन शहरों में शराबबंदी होगी। मैहर, अमरकंटक, महेश्वर, चित्रकूट, उज्जैन, ओरछा, ओंकारेश्वर, जबलपुर, सलकनपुर, मंदसौर, मंडलेश्वर, मंडला, दतिया, बरमान और पन्ना जैसे धार्मिक नगरों में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लग जाएगा। सलकनपुर ग्राम पंचायत में भी दुकानें बंद होंगी। कुंडलपुर ग्राम पंचायत में भी शराब की दुकानें बंद होगी। व्यवस्था की भावना का जो अहिल्या माता का भाव रहा है, इसी आधार पर डॉक्टर भीमराव सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय को 25 करोड़ राशि देकर के हमने हमारी जो अंबेडकर विश्वविद्यालय महू में है, इसका विधि संकाय को और अन्य आधारभूत संरचनाओं के लिए ये राशि देने की घोषणा की है, जिस आधार पर हमारा अंबेडकर विश्वविद्यालय और अच्छा हो। आपकी सबकी जानकारी में रहेगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली महू है और हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी की पूर्ववर्ती सरकारों ने ही उस स्थान को एक तरह से तीर्थ स्थल के रूप में विकसित किया है। लेकिन उसके साथ साथ वहाँ के विश्वविद्यालय का भी अंबेडकर जी का चूंकि शिक्षा में बड़ा योगदान है और आज हमने निर्णय किया कि लॉ में भी उनकी बड़ी भूमिका है, तो विधि संकाय के साथ उसको एक्सीलेंस, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के नाते से भी विकसित किया जाए, इस दिशा में हमने आज निर्णय किया है। कुछ निर्णय और भी किए हैं, जैसे एक निर्णय हमने किया है कि विशेष परिस्थितियों में माननीय मंत्रीगण भी ट्रांसफर कर सकेंगे। इस विषय को आज हमने कंप्लीट किया है। हमारे खास करके विधिवत तो ट्रांसफर पॉलिसी बाद में आएगी, लेकिन इसमें विस्तारित रूप से करने के पहले हमारे माननीय मंत्रीगण अपने विभागों के अंदर सुव्यवस्था स्थापित करने के लिए इस पर काम कर सके। माँ अहिल्या की जब बात कर रहे हैं तो कल्याणी विवाह को भी प्रोत्साहन देने का निर्णय किया है। हमारी विधवा बहनें या परित्यक्ता बहनें अपना पुनर्जीवन एक विवाहित रूप में आगे निकाले, इसलिए मुख्यमंत्री कन्यादान योजना तो चलेगी, लेकिन खासकर हमारी सरकार इस दिशा में कल्याणी बहनों के जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में पूरे प्रदेश में इस अभियान चला करके इसमें प्रति विवाह 2 लाख की धनराशि जो हमारी इस योजना का हिस्सा रहेगी, इस पे हम काफ़ी काम करने वाले हैं। खासकर बीच में ऐसे निर्णय तो बहुत सारे हैं, जैसे हमने आज अपने 3 नए जिलों में हमने चिकित्सालय की बात की है, तो पीएम एयर टैक्सी के माध्यम से कल जो आर्गन डोनेशन का बड़ा प्रयोग हुआ है भोपाल में, जहां हमने ग्रीन कॉरिडोर बनाकर जबलपुर से एयर टैक्सियों का उपयोग करते हुए दोनों तरह से ब्रेन और हार्ट ट्रांसप्लांट करने में सफलता पाई है। ये बड़ा निर्णय है। मैं मान के चलता हूं कि हमारा चिकित्सा विभाग और ये जो शासन की योजनाओं के समेकित रूप से इसी प्रकार के प्रयास चलना चाहिए। आज एक और निर्णय हमारा किसानों से संबंधित हुआ है। हमारी लोकमाता के जमाने में भी उनने किसानों को कुएं से पानी लेकर के खेती को प्रोत्साहन देने के निर्णय किए थे और बगीचे लगाने के लिए प्रेरित किया है। हमारी सरकार ने भी निर्णय किया कि हमारे अपने किसान जो अस्थायी विद्युत पंप के लिए अभी हम पे निर्भर रहते हैं, ऐसे लगभग 2 लाख किसानों को 3 हार्स पावर से लगा करके 7.5 हार्स पावर तक 10% की राशि वो देंगे, तो उसको पूरा पंप हमारी तरफ से दिया जाएगा। एक तरह से बिजली फ्री हो जाएगी। ये बहुत बड़ा निर्णय है, जिसके आधार पर किसानों को अपने लिए खुद के सोलर पंप के माध्यम से उनको बिजली की उपलब्धता उन पे आत्मनिर्भर बनाएगी। जो किसान या अन्नदाता ऊर्जादाता बने, इस भाव के आधार पर आगे जा कर के हम अपने 30 लाख बाकी स्थायी कनेक्शन वाले हैं, उनको भी पॉलिसी बना के आगे की समय डिक्लेयर करेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। महाराष्ट्र के भंडारा में सेना की हथियार फैक्ट्री में धमाके से हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है। ब्लास्ट की आवाज 5 किलोमीटर दूर तक सुनी गई। फिलहाल इस धमाके की वजह पता नहीं चल पाई है। विस्फोट सुबह करीब 10:30 बजे हुआ। धमाके से छत गिर गई। 13 से 14 लोगों को रेस्क्यू कर मलबे से बाहर निकाला गया है। जवाहर नगर स्थित ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की RKR की ब्रांच सेक्शन में यह ब्लास्ट हुआ। यहां RDX बनाने के लिए काम किया जाता है।
इसी में ये विस्फोट हुआ है। मरने वालों की संख्या और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। जिस इमारत में विस्फोट हुआ पूरी तरह से खत्म हो गई है। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने हादसे को मोदी सरकार की विफलता बताया है। तो हादसे के बाद इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। तो सेना की हथियार फैक्ट्री में धमाके से इलाका दहशत में है। 5 किलोमीटर तक आवाज सुनाई दी है धमाके की। हादसे में 5 लोगों की मौत की खबर है, तो 12 लोग घायल बताए जा रहे हैं। आपको बता दें, फिलहाल हादसा या धमाका किस वजह से हुआ ये नहीं मालूम पड़ा, लेकिन जिस बिल्डिंग में ये धमाका हुआ वो पूरी तरह से खत्म हो गई है। तो दर्दनाक हादसा महाराष्ट्र के भंडारा में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में आज हुआ है और इस हादसे के बाद इस पर सियासत भी देखने को मिली, जहां कांग्रेस अध्यक्ष का बयान आया कि मोदी सरकार की विफलता है। तो सेना की हथियार फैक्ट्री में यह धमाका हुआ है। फिलहाल हादसे की वजह का पता लगाया जा रहा है। छत गिरी, छत के नीचे 12 से 13 लोग घायल हुए, दब गए, जिन्हें रेस्क्यू कर मलबे से बाहर निकाला गया। 5 किलोमीटर दूर तक धमाके की आवाज सुनाई दी। 24 जनवरी 2025 उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है। वैसे तो उत्तर प्रदेश का गठन 24 जनवरी 1950 को हुआ था, लेकिन उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस 2017 से मनाया जाने लगा। योगी आदित्यनाथ सरकार ने 2017 से हर साल 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाने का ऐलान किया था। आज के उत्तर प्रदेश की नींव साल 1902 में यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध के रूप में पड़ गई थी। तभी से ही इसे शॉर्टकट में यूपी कहा जाने लगा था। आज के समय में उत्तर प्रदेश आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक सभी रूप से भारत के सबसे अहम राज्यों में से एक है। आजादी से पहले अंग्रेजी शासन के दौर में 1902 में नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस का नाम बदलकर यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध रखा गया था। साल 1920 में यहाँ की राजधानी इलाहाबाद से बदलकर लखनऊ ट्रांसफर की गई। साल 1947 में यूनाइटेड प्रोविंस को एक प्रशासनिक इकाई बनाया गया और 2 साल बाद टिहरी, गढ़वाल और रामपुर की रियासतों को भी इसमें शामिल कर लिया गया। इसके बाद साल 1950 में यूनाइटेड प्रोविंस का नाम बदल करके उत्तर प्रदेश रखा गया। 1989 में पहली बार यूपी दिवस मनाया गया था। अमरजीत मिश्र हर साल 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस का आयोजन करते थे। हालांकि बाद में समाजवादी पार्टी ने यूपी दिवस मनाने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। उत्तर प्रदेश से ही देश के कुल 9 पीएम निकले हैं। इनमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, चौधरी चरण सिंह, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर, अटल बिहारी वाजपेयी। लखनऊ सीट थी इनकी और वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इनकी संसदीय सीट वाराणसी शामिल है। आपको बता दें कि सुचेता कृपलानी के रूप में भारत को पहली महिला सीएम भी यूपी से ही मिली थी। 1995 में मायावती ने पहली दलित सीएम के रूप में राज्य की बागडोर संभाली थी। वैसे तो यूपी आज भी जनसंख्या के लिहाज से देश का सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन 2000 तक उत्तराखंड भी यूपी का ही हिस्सा था। 2000 में यूपी के पहाड़ी क्षेत्रों को अलग करके नए राज्य का दर्जा दे दिया गया था। कुमाऊं और गढ़वाल के इस इलाके को उत्तरांचल कहा गया, जो बाद में उत्तराखंड कहलाया। क्षेत्रफल की दृष्टि से भी उत्तर प्रदेश देश के सबसे बड़े राज्यों में शामिल है। उत्तर प्रदेश राजनीतिक रूप से भी भारत का सबसे महत्वपूर्ण राज्य है। राज्य में देश की सबसे ज्यादा 80 लोकसभा सीटें आती है। राज्य में 403 विधानसभा सीटें और राज्यसभा की कुल 31 सीटें हैं, जो सबसे ज्यादा है। आज यूपी का 76वां स्थापना दिवस समारोह 1950 में उत्तर प्रदेश को यह नाम मिला। उत्तर प्रदेश ने देश को 9 प्रधानमंत्री दिए। राजनीतिक, सांस्कृतिक हर रूप से उत्तर प्रदेश देश के महत्वपूर्ण राज्यों में से एक है। तो 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का गठन। 10 दिन में प्रयागराज में 10 करोड़ श्रद्धालुओं ने पावन त्रिवेणी के संगम में स्नान किया। 10 करोड़ लोगों ने। दुनिया के तमाम देशों की आबादी 10 करोड़ नहीं है। और 13 जनवरी से 26 फरवरी के इन 45 दिनों के अंदर महाकुंभ में जो स्नान होगा,
बहनों और भाइयों, ये 45 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। 45 करोड़ आबादी दुनिया में केवल 2 देशों की है। 45 करोड़ से ज्यादा, एक भारत की है और दूसरा चीन की है। बाकी दुनिया के जितने भी देश हैं, लगभग 200 देश हैं, उन 200 देशों की आबादी 45 से 40 करोड़ से कम ही है। हम उत्तर प्रदेश वासी, भारतवासी सौभाग्यशाली हैं। ऐसे ही नहीं, हमारे ग्रंथों ने लिखा है कि दुर्लभम भारते जन्म मानुषम तत्र दुर्लभम। भारत में जन्म लेना दुर्लभ है और उसमें भी मनुष्य के रूप में जन्म लेना और भी दुर्लभ है। और प्रयागराज महाकुंभ इस बात का एहसास करा रहा है। पूरा देश, पूरी दुनिया, हर सनातन धर्मावलंबी बिना जाति के, बिना पंथ के भेदभाव के एक संगम में स्नान कर रहा है, गौरव की अनुभूति कर रहा है। मां गंगा का आशीर्वाद, भगवान प्रयागराज का आशीर्वाद उस संगम के माध्यम से प्राप्त हो रहा है। और संगम का एक ही संदेश है, महाकुंभ का एक ही संदेश, या त्रिवेणी का एक ही संदेश, एकता से ही अखंड रहेगा ये देश। महाकुंभ का आज 12वां दिन है। अब तक रिकॉर्ड 10 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा चुके हैं। आज से महाकुंभ में बाहरी गाड़ियों की एंट्री बैन कर दी गई है। शाम को पहली बार ड्रोन शो का आयोजन होगा। डेप्यूटी सीएम केशव मौर्य भी आज महाकुंभ में रहेंगे। संगम तट पर भारी संख्या में श्रद्धालु स्नान करने पहुंच रहे हैं। इसके चलते नावों का संचालन 2 घंटे के लिए बंद कर दिया गया, जिससे नोज पर भीड़ कम हो सके। गोल्डन बाबा के नाम से प्रसिद्ध महामंडलेश्वर अरुण गिरी के शिष्य ने उन्हें 251 किलो सोने का सिंहासन भेंट किया। अरुण गिरी आवाहन अखाड़े के पीठाधीश्वर हैं, जिन्हें अवधूत बाबा भी कहा जाता है। बॉलीवुड अभिनेत्री ममता कुलकर्णी किन्नर अखाड़ा पहुंची हैं। उन्होंने आचार्य महामंडलेश्वर डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी से मुलाकात की। इस दौरान ममता ने संतों जैसे भगवा कपड़े पहन रखे थे, गले में रुद्राक्ष की माला और कंधे पर भगवा झूला लटकाया था। सीएम योगी ने कहा, हर सनातनी बिना जाति के, बिना पंथ के, बिना भेदभाव के त्रिवेणी संगम में पावन स्नान कर गौरव की अनुभूति कर रहा है। ये वही समाजवादी पार्टी है जिन्होंने सरयू मैया को कार सेवकों के खून से लाल कर दिया था। महाकुंभ में मौनी अमावस्या पर अमृत स्नान के अवसर पर श्रद्धालुओं के सुचारू यातायात और सुरक्षित मूवमेंट के लिए मेला प्रशासन की ओर से व्यापक तैयारियां की जा रही है। 10 करोड़ श्रद्धालुओं का आने की संभावना को देखते हुए मेला प्रशासन ने सेक्टर लेवल पर श्रद्धालुओं को नियंत्रित करने के निर्देश दिए हैं। संगम पर पावन स्नान का सिलसिला जारी है। आज से मेले में बाहरी गाड़ियों का प्रवेश भी प्रतिबंधित रहेगा। हर सनातन धर्मावलंबी बिना जाति, बिना पंथ और बिना भेदभाव के त्रिवेणी संगम में पावन स्नान कर गौरव की अनुभूति कर सकता है। इसमें स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि जिस सेक्टर या जोन में श्रद्धालु आ रहे हैं, उसी सेक्टर या जोन से उन्हें वापस भेजा जाए। किसी भी सूरत में उन्हें संगम, नोज या किसी अन्य जोन में ना जाने दिया जाए। सभी एडीएम, एडिशनल एसपी, सीओ, एसडीएम और सेक्टर मजिस्ट्रेट को उनके कार्यक्षेत्र में रहकर सभी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के सीएम और पार्टी के स्टार प्रचारक पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर है। सीएम धामी ने पहले पालम में भव्य रोड शो कर पार्टी के पक्ष में माहौल बनाया। इसके बाद सीएम ने विधानसभा क्षेत्र दिल्ली कैंट से प्रत्याशी भुवन तंवर के पक्ष में रोड शो किया, जिसमें भारी संख्या में लोग शामिल हुए। तो दिल्ली दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी स्टार प्रचारकों की सूची में सीएम धामी का नाम शामिल है। लगातार बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में रोड शो कर वोट की अपील कर रहे हैं। रोड शो में भारी संख्या में लोग पहुंचे। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रोड शो किया। प्रत्याशी
भुवन तंवर के पक्ष में वोट की अपील की। रोड शो में भारी जनसैलाब उमड़ा। स्टार प्रचारकों की सूची में सीएम पुष्कर सिंह धामी का नाम भी शामिल है। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है, कैंपेनिंग का दौर भी बढ़ता जा रहा है। लगातार स्टार प्रचारक दिल्ली में डेरा जमाए हुए। राजनीतिक दलों के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे दिल्ली दौरे पर। स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल है, तो वहीं रोड शो और जनसभाएं कर रहे हैं। अगली खबर उत्तरकाशी से, जहां 2 बार भूकंप के झटके महसूस होने से लोगों में दहशत का माहौल है। जिला मुख्यालय और तहसील भटवाड़ी के अंतर्गत सुबह 7:41 पर पहली बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 2.7 आंकी गई, जिसके केंद्र तलोद के पास, और 8:19 पर 3.5 तीव्रता के भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए, जिसका केंद्र तहसील भटवाड़ी के दायरा बुग्याल के वन क्षेत्र में था। वहीं भूकंप से किसी भी प्रकार की जनधन की हानि नहीं हुई है। भूकंप की दहशत से लोग घरों से बाहर निकल आए। तो उत्तरकाशी में भूकंप के झटकों से लोग परेशान हो जाए। क्षेत्र में 2 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता मापी गई, एक की 2.7 और दूसरे की 3.5। हालांकि क्षेत्र में किसी प्रकार की कोई जनहानि, धनहानि नहीं हुई है। भूकंप की दहशत से घरों से बाहर निकल आए लोग। तो उत्तरकाशी में भूकंप के झटके महसूस किए गए 2 बार। क्षेत्र में 2 बार भूकंप के झटके महसूस हुए। दहशत में लोग घरों से बाहर निकल आए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता मापी गई, एक की 2.7 रही, दूसरे की 3.5। हालांकि इन झटकों में किसी भी प्रकार का कोई नुकसान या जनहानि नहीं हुई है। चलिए आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में आगामी दिनों में शुरू होने जा रहे राष्ट्रीय खेलों को लेकर प्रदेश सरकार की तैयारी लगातार जारी है। विभाग की तरफ से अब खिलाड़ियों के लिए बनाए जा रहे ट्रैक को अंतिम रूप देने का काम किया जा रहा है। राजधानी देहरादून महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में स्थित सिंथेटिक ट्रैक अब स्मार्ट ट्रैक बन गया है। खेल मंत्री रेखा आर्या ने ट्रैक का निरीक्षण किया। खेल मंत्री ने बताया कि ट्रैक बनकर तैयार है और अगले 2 दिन इस पर मार्किंग की जानी है। ट्रैक बना रहे विशेषज्ञों ने खेल मंत्री रेखा आर्या को बताया कि इस ट्रैक में अब इलेक्ट्रॉनिक टिप लगाई गई है, जिससे इसे अब स्मार्ट ट्रैक के नाम से बुलाया जाएगा। इन टिप्स के माध्यम से बिना स्टॉप वॉच के खिलाड़ी के दौड़ने से संबंधित अचूक आंकड़े कंप्यूटर को सीधे प्राप्त होंगे। तो स्मार्ट ट्रैक तैयार किया जा रहा है नेशनल गेम्स के लिए, जो कि उत्तराखंड में होने वाला है। एथलेटिक ट्रैक को लेकर काफ़ी सारी बातें जो है वो चर्चा में थी, और मुझे लगता है कि आज जिस प्रकार से हमने इस ट्रैक निर्माण के कार्य को देखा है, उससे ये साफ दिख रहा है कि हमारा ट्रैक जो है वो गेम स्टार्ट होने से पहले जिसे जो कि हमारा गेम एथलेटिक का फरवरी में स्टार्ट होने जा रहा है, लेकिन ये 25 तारीख तक हमारा ये ट्रैक जो है वो तैयार होकर खिलाड़ियों के लिए प्रैक्टिस के लिए भी उपलब्ध हो जाएगा। आज इस ट्रैक का निरीक्षण करते हुए अनुभव हो रहा है
और निश्चित रूप से जिस प्रकार से इस पूरे एथलेटिक ट्रैक और पूरे इस वेन्यू के का जैसा निरीक्षण किया है, पुलिस सुरक्षा से लेकर एथलीट के आने से लेकर सारी व्यवस्थाओं का आज निरीक्षण किया है और निरीक्षण करते हुए संबंधित वेन्यू मैनेजर्स को भी और हमारे डिपार्टमेंट के अधिकारियों को भी ये सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि किसी भी प्रकार से हमारे बाहर से आने वाले खिलाड़ियों को कोई दिक्कत ना होने पाए। इसी के साथ सोशल मीडिया की खास खबरों में इतना है। आप बने रहिए ND24 के साथ। नमस्कार।